So it's electromagnetic induction. Our today's topic is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. See what this concept is. We have already studied that in 1820, Oersted was the first person. In 1820, Oersted said that electricity can produce magnetism. A current carrying conductor produces magnetic field in the surrounding area. So electricity can produce magnetism. This was well known. ये तो लोगों को मालूम हो गया था. Before this Oersted's experiment, people used to think that electricity is a different branch of physics and magnetism is a different branch of physics. But Oersted was the first person who showed that electricity and magnetism are interrelated. And we have studied, है ना, Arago's experiment भी हमने पढ़ा है और सोलेनॉइड भी हमने पढ़ा है. जिस कॉइल से या जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग एरिया, है ना, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम. सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आना. नाउ इट्स ऑपोजिट आल्सो वाज पॉसिबल एंड दैट वाज शोन बाय माइकल फैराडे. That was shown by Michael Faraday in England. और ज़्यादा नाम माइकल फैराडे का ही फेमस होता है. But this concept was proved in the USA by क्या नाम है वो, Joseph Henry, by the physicist Joseph Henry. Do you know nylon नाम क्यों दिया है? Nylon, NYLON, because nylon was invented, और क्या बोलूं मैं, discovered बोलूं, invented at two different places at the same time, in New York as well as London. न्यूयॉर्क के भी एक साइंटिस्ट ने बनाया था नाइलॉन. नाइलॉन समझते आपको, पानी खींचने की, कुएं से पानी खींचने की रस्सी रहती है, नाइलॉन की रस्सी रहती है. सो नाइलॉन न्यूयॉर्क एंड लंदन दोनों जगह बना था. तो नाइलॉन NY न्यूयॉर्क के लिए दे दिए, लंदन के लिए LON दे दिए. तो दोनों वैसे ही मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. दैट कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड बाय माइकल फैराडे एंड इन अमेरिका बाय सर जोसेफ हेनरी. लेकिन ज्यादा नाम माइकल फैराडे का फेमस होता है बुक्स में. माइकल फैराडे वाज अ पुअर पर्सन एंड ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन. ही डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन. ये ज्यादा कॉलेज वगैरह में जाकर ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि घर में गरीबी थी. प्राइमरी एजुकेशन तो चर्च की फ्री स्कूल में हो गया. इनके मम्मी ऑड जॉब्स करते थे, छोटे मोटे काम करते थे. तो फिर इन्होंने वो कौन है, सर हम्फ्री डेवी है शायद, उनके लेबोरेटरी में काम करने का काम शुरू कर दिए. बुक बाइंडिंग की दुकान में काम करते थे और बुक्स पढ़ पढ़ के नॉलेज गेन करते थे और ये प्रैक्टिकल बहुत करते थे. ही वाज एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट. तो एक दिन इन्होंने क्या किया, सी ही टुक वन सोलेनॉइड कॉइल लाइक दिस. We have already studied what a solenoid coil is like. ऐसा solenoid coil लिया और यहाँ पर उन्होंने बल्ब कनेक्ट कर दिया. अब मैं बाद में आपको समझाऊंगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है. गैल्वेनोमीटर इज लाइक एन एमीटर, बट एमीटर नहीं होता है. गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जा सकता है. एमीटर बड़े बड़े करंट्स को गिन के बताता है हमको, बट गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा. सो इट इज आल्सो लाइक एमीटर, लेकिन वो एमीटर नहीं होता. गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं. तो पहले जाने दो, मैं यहाँ बल्ब लगा रहा हूँ. हियर वी हैव कनेक्टेड अ बल्ब. सो माइकल फैराडे ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया. ही टुक वन सोलेनॉइड कॉइल और सोलेनॉइड कॉइल के पास में उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया. ही टुक वन बार मैग्नेट, ठीक है. एंड वी नो दैट एवरी बार मैग्नेट हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. अगर किसी भी मैग्नेट की पोल खोली जाए तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल उसमें है सपोज. सो अब ये उन्होंने क्या किया, ये मैग्नेट को लेकर पास में लेकर आए. इनिशियली द मैग्नेट वाज फार अवे फ्रॉम द कॉइल. उन्होंने इस मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को, इस सोलेनॉइड कॉइल के पास में लेके आए, ठीक है. ही ब्रॉट द सोलेनॉइड कॉइल इज एट वन प्लेस, इट इज एट रेस्ट, मोशनलेस. वो एक जगह रुका हुआ है और नॉर्थ पोल को पास में लेकर आए. कौन? माइकल फैराडे. तो ही ऑब्जर्व कि जितनी देर तक ये मोशन में रहता था
ये रेस्ट पर है, सोलेनॉइड कॉइल रुका हुआ है। कौन मूव हो रहा है? सो द मैग्नेट ओनली इज मूविंग। और मैग्नेट कहाँ मूव हो रहा है? तो मैग्नेट को उन्होंने ऐसा चलाते चलाते लाए कहाँ पर? इस सोलेनॉइड कॉइल के पास लाए। तो जैसे मैग्नेट सोलेनॉइड कॉइल के पास आया तो बल्ब ग्लो हो गया, उजाला आया, लाइट चालू हो गया। इसका मतलब क्या? मैग्नेट के पास आने की वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ। इंड्यूस का नाउन फॉर्म इंडक्शन है। इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है? तो इंड्यूस होने का मतलब होता है बिना टच किए किसी दूसरी चीज पे कोई इफेक्ट पैदा करना। अगर मैं सिर्फ आपके सामने नाम लेता हूं कि भेल पूरी खाना चाहिए और उस पर वो उसकी कुरकुरे पपड़ी डालना चाहिए और नींबू का रस डालना चाहिए और टोमेटो के स्लाइसेस होना चाहिए और प्याज कटी हुई होना चाहिए, पानी पूरी का रस उस पर डालना चाहिए, इमली का रस उस पर डालना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के नाम लेने से हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मुंह में सलाइवा आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द भेल हैज इंड्यूस्ड सलाइवा इन योर माउथ। बिना टच किए, बिना भेल ने आपको टच नहीं किया लेकिन फिर भी आपके मुंह में सलाइवा आ गया। तो इंड्यूस करने का मतलब है बिना टच किए किसी दूसरी चीज में कोई इफेक्ट पैदा करना, असर पैदा करना। तो यहाँ क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। सो व्हेन द मैग्नेट इज, जब तक मैग्नेट मोशन में है, so long as the magnet is moving, current will be induced in this coil and the bulb will glow. Now if we bring the magnet closer and if we stop, यहाँ मैग्नेट लाके रुक गए हम, तो बल्ब बंद हो जाएगा। फिर मैग्नेट को हमने दूर ले जाना चालू किए, तो जब तक हम इसको दूर ले जाते रहेंगे, मोशन में है मैग्नेट, वापस जाते समय, लेट अस नाउ सपोज द मैग्नेट इज गोइंग अवे। अब मैग्नेट दूर जा रहा है सोलेनॉइड कॉइल से, तो मैग्नेट जब तक दूर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तब तक इसमें करंट इंड्यूस होगा। और बहुत दूर चला जाएगा तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, और इसका मोशन बंद हो गया तो भी करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। मतलब whenever there is relative motion यानी ये रुका हुआ है, ये आना जाना कर रहा है ना, नियर फार, तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। वी कैन डू इट्स ऑपोजिट ऑल्सो। मैग्नेट को वहीं पर रहने दो एक जगह पर, एंड ये सोलेनॉइड कॉइल को पकड़ो, इसको लेफ्ट में ले जाओ। अब मैग्नेट को एक जगह रहने दो, सोलेनॉइड कॉइल को लेफ्ट में ले जाओ, राइट में लाओ, लेफ्ट राइट, पास दूर, नियर फार, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट ये इनडायरेक्टली जनरेट बोल देता हूं मैं, हालांकि जनरेट भी सही वर्ड नहीं है। सो करंट जनरेट हो जाएगा इस कॉइल में, एंड दैट करंट, बिकॉज ऑफ दैट करंट द बल्ब विल ग्लो। जब तक ये मोशन में रहेगा, कॉइल पास दूर आ रहा, तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, या तो मैग्नेट रुका है, कॉइल आना जाना कर रहा है, पास दूर, नियर फार, तब करंट इंड्यूस होगा। या कॉइल रुका है, मैग्नेट नियर फार कर रहा है, तब भी करंट इंड्यूस होगा। अगर मैं दोनों को पकड़ लेता हूं, मैग्नेट को और कॉइल को, और सेम स्पीड से, दोनों को सेम स्पीड से लेफ्ट में ले जा रहा हूं, राइट में ला रहा हूं, सेम स्पीड से लेफ्ट में ला रहा हूं, राइट में ला रहा हूं, तो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अगर मैं दोनों को एक साथ पकड़ के सेम स्पीड से, दोनों की स्पीड सेम, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं, दोनों राइट में जा रहे हैं, दोनों लेफ्ट में, दोनों राइट में, करंट इंड्यूस नहीं होगा। दोनों रुके हुए हैं तो भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, ये पास दूर होगा तो डिस्टेंस कम ज्यादा होगा, या अगर मैग्नेट रुका, कॉइल दूर पास जा रहा है तो डिस्टेंस कम ज्यादा होगा, तो करंट इंड्यूस होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा डिस्टेंस कम ज्यादा होने से ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे करंट इंड्यूस हो जाता है? तो रीजन ये है कि वी ऑल नो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, एंड वी ऑल निकलती है बोलना भी ठीक नहीं है। वी नो दैट दीज आर कंटीन्यूअस, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई देती है और ये घूमकर फिर साउथ के अंदर चली जाती है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कंटीन्यूअस रहती है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे खत्म नहीं होती। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में कंटिन्यू वापस चली जाती है। तो ये लाइंस अगर, अब ध्यान से समझना, सपोज आई हैव अ ब्रूम, मेरे पास एक झाड़ू है ना, वो गाला की झाड़ू आती है फेमस, उससे बोलते हैं नॉन डस्ट, उसके वो बाल नहीं झड़ते बोलते वो झाड़ू के। तो मेरे पास अगर एक झाड़ू है, एक ब्रूम है, और समझे मैग्नेट की जगह, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल। अब जब हम इसको पास में ले जाते हैं, so these magnetic field lines go into the solenoid coil। solenoid coil के अंदर ज्यादा लाइन घुसती है ना। जब हम पास ले जाते हैं तो ग्रेटर नंबर ऑफ लाइंस गो इनटू द solenoid coil।
तो जब नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इनटू द सोलेनॉइड कॉइल इंक्रीज होता है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। और जब हम मैग्नेट को पीछे खींच लेंगे, कॉइल रुका हुआ है, हमने मैग्नेट को पीछे खींच लिया, तो नंबर ऑफ लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल विल डिक्रीज, है ना। झाड़ू के बाल थोड़े फैले हुए रहते हैं ऐसे, जब ये पूरी झाड़ू इसके अंदर घुसा देंगे तो बहुत सारी लाइंस इसमें घुसेंगी। झाड़ू पीछे आएंगी तो फ्यू लाइंस विल पास थ्रू इट, जो सीधी सीधी लाइंस है उसमें जाएंगी, टेढ़ी वाली लाइंस नहीं जाएंगी। तो या इनडायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लाइंस अगर आपको नहीं समझती तो ये याद रखो कि मैग्नेट पास आने से कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और मैग्नेट को दूर लाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होता है, वैसे हायर क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो क्या बोला जाता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल linked with the coil, तो number of lines going passing through the coil linked with the coil changes, तो करंट इंड्यूस होता है। लेकिन अपन लोग छोटी क्लास वाले हैं तो इजी लैंग्वेज में समझना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि when the magnet comes close to the coil, magnetic field increases on the coil, कॉइल पर ज्यादा मैग्नेटिज्म का असर पड़ता है। और जब मैग्नेट दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो दूर हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट दूर चला गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी दूर चलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है जब मैग्नेट पास में जाता है, जब मैग्नेट दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। तो इससे हम फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं अपने शब्दों में। मुझे आप बताओ, मैं फैराडे की लैंग्वेज वाला लिखूं या अपनी भाषा वाला लिखूं, सिंपल वाला? विच लॉ शुड आई राइट? फैराडे के वर्ड्स में लिखूं? क्या आपको समझ पाओगे? डू यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहा जाता है, FLUX। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, अगर किसी मैग्नेट में से बहुत सारी लाइंस निकल रही है ऐसी बहुत सारी, तो हम बोलते हैं ये पावरफुल मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। और अगर कोई दूसरा मैग्नेट है उसमें से दूर दूर फ्यू एंड फार अवे लाइंस निकल रही, थोड़ी थोड़ी लाइंस निकल रही है, तो हम बोलते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कम है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम होना, और मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत घनी होना, डेंस होना। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या बोलते हैं, यू टेल मी, मैं फैराडे वाला लिखूं लॉ या सिंपल उसको सिंपलीफाई करके लिखूं? बोथ? अच्छा चलो ठीक है। हालांकि दोनों का मीनिंग वही है, क्योंकि बोला तो फैराडे ही है। मैं दोनों चीजें ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, है ना, दोनों मिला के लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या है जो हम लिखने जा रहे हैं? इट इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। व्हाट इज EMI? कहीं EMI देख के आप घबरा तो नहीं गए? प्लीज, ओ माय गॉड सर, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, फीस तो नहीं मांग रहे? सो EMI इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्टकट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI लिखे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI क्या कहता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर, ये फैराडे का कौन सा एक्सपेरिमेंट है? दिस इज कॉल्ड मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। फिर मैं आपको कॉइल एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा, कॉइल एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको शो करता हूं। लेट अस सी फर्स्ट, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सी ही वर्क इन अ बुक बाइंडिंग शॉप। पैसे नहीं थे, कमाने खाने का इंतजाम करना था, तो बुक बाइंडिंग की दुकान में काम किए। एंड ही यूज्ड टू रीड बुक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। He was very poor. So whenever there is a change in magnetic flux, अब इसी को मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई। So whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, a coil, a current is induced in the coil. A current is induced in the coil. Induced की जगह generated भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। A current is generated in the coil. Coil में करंट जनरेट हो जाता है। हालांकि जनरेट
बोलना ठीक नहीं होता है। वी कैन नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर फिर कोई ये ना समझे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्रिएट हो रही मैग्नेट के मूव करने से, तो जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर। इसके पीछे और बहुत लंबी कहानी है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेंज का लॉ है कि करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, मैग्नेट के पास आने से कौन सा डायरेक्शन रहेगा, दूर जाने से कौन सा डायरेक्शन रहेगा, बहुत डिटेल्स है इसमें। बट दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर सिलेबस। हमारा तो 10th स्टैंडर्ड का छोटा सा सिलेबस है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। ये फैराडे का कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। और हमारे सिलेबस में फैराडे का सिर्फ फर्स्ट लॉ ही है। फिर भी सेकंड लॉ मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि वो छोटा सा और इजी लॉ है, तो आई विल एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई आल्सो। उसका स्टेटमेंट नहीं लिखता, उसको शॉर्ट में आपको ऐसे बता देता है ना। माइकल फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ फैराडे का। वो क्या कहता है? अगर आप मुझे कहो डिटेल में समझाओ सर ये, तो आई कैन एक्सप्लेन कि नॉर्थ पोल जब पास में आएगा तो वो वहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जब दूर जाएगा तो ये कॉइल क्या बन जाएगा वगैरह, आई कैन एक्सप्लेन अगर आप चाहो तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या उसको उल्टा कर देता हूं मैं, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन द सोलेनॉइड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मालूम है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़ जाती है, तो एक कम होती है तो पहली चीज कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। सो द करंट इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं? इजी मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जितना जल्दी जल्दी चेंज होंगी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। सी इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है स्पीड ऑफ चेंज ऑफ। रेट यानी यहां इनडायरेक्टली स्पीड समझ लो, स्पीड ऑफ चेंज, कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। देखो मैग्नेट को पास में लाया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फिर मैं धीरे धीरे मैग्नेट को ले जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही, डिक्रीज हो रही, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, मैग्नेट पास आ रहा है तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही। तो अगर हम धीरे धीरे मैग्नेट को पास और दूर लाएंगे, स्लोली कमिंग टुवर्ड्स, स्लोली गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, करंट विल बी इंड्यूस्ड, बट दैट करंट विल बी वेरी स्मॉल इन वैल्यू, मैग्नीट्यूड, वो करंट बहुत कम वैल्यू का रहेगा। लेकिन अगर हम इसको स्पीड से जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज जल्दी 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 इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होगा? मोर करंट विल बी इंड्यूस्ड। अगर हम मान लो स्लोली इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 एम्पियर करंट इंड्यूस होगा, समझो 2 एम्पियर्स। लेकिन जल्दी जल्दी कर रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज फास्ट, तो क्या होता है? तो 10 एम्पियर्स होगा सपोज, समझाने के लिए। वो डिपेंड करेगा अपन कितने फास्ट इसका करंट कम ज्यादा चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपन लोग, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मैं आपको समझाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। वो 50 टाइम्स चेंज होता है एवरी सेकंड, एक सेकंड में 50 बार करंट चेंज होता है वो, तो वो बाद में समझाऊंगा। ये समझ में आ गया आपको? सेकंड लॉ का मीनिंग क्या है? करंट जो इंड्यूस होता है, जो जनरेट होता है ना, इंड्यूस का मीनिंग अगर ना समझे तो इजी लैंग्वेज में जनरेटेड याद रखो। द करंट जनरेटेड इन द सोलेनॉइड कॉइल डिपेंड्स डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हो सकता है। कोई स्टूडेंट बोले सर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन प्रोपोर्शन हमको नहीं मालूम, तो इसका मीनिंग है डिपेंड्स डायरेक्टली, डिपेंड्स डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड होता किस पर? स्पीड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितने जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा चेंज हो रही, कम ज्यादा हो रही, चेंज हो रही, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो करंट कम इंड्यूस होगा। समझ रहे हो ना कहानी? सो ये है माइकल फैराडे के लॉज। अब अगर आप मुझे इसमें कहो कि सर थोड़ा और इसमें डिटेल्स ऐड कीजिए, तो मैं ऐड कर देता हूं।
और आप कहोगे नहीं सर जितना सिलेबस में बस उतना ही पढ़ाइए, उसके आगे कुछ मत पढ़ाइए, तो मैं उसके आगे नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं कॉइल एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट स्टूडेंट्स, बताओ। गूगल मीट क्लास स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी किसी को? एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक? वेरी गुड, नो डिफिकल्टी, ऑल राइट, डन। ठीक है, अब मैं आपको फिर फैराडे का कॉइल एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। ये सबको समझ गया ना? वेल डन। ये माइकल फैराडे ने पता किया कहां पर? इंग्लैंड में। और यही बात अमेरिका में किसने पता की? सर जोसेफ हेनरी। हमारी टेक्स्ट बुक में जोसेफ हेनरी का नाम नहीं आया, सिर्फ फैराडे का नाम आया है। तो फैराडे ने, अब यहाँ देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेट, और मैग्नेट के मूव करने से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहे हैं। तो पहले तो लग रहा था कि जिस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आता है, यहाँ तो हम मैग्नेट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। पहले ये कॉइल में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्योंकि इसमें कोई बैटरी या सेल थोड़ी लगा है। देयर वाज नो सेल और बैटरी हियर एंड देयर इज नो सेल और बैटरी हियर, देयर इज ओनली द बल्ब। लेकिन मैग्नेट को इसके पास हमने मूव किए, या मैग्नेट को रख के कॉइल को मूव किए, तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, कोई एक मूव हो रहा है, डिस्टेंस कम ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो अब यहां से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है और मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। और ये कॉन्सेप्ट फिर बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसका बहुत यूज किया और हमारे मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उन्होंने बताया फिर, है ना। ये जो अपनी गूगल मीट क्लास हो रही है, मेरे फोन में से क्या निकल रहा है? रेडिएशंस निकल रहे हैं। ये रेडिएशंस कहां जा रहे हैं? आपके फोन तक पहुंच रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क टावर वगैरह के हेल्प से ये नेटवर्क, ये जो है रेडिएशंस आपके घर तक पहुंच रहे हैं। और वो रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी ये इनडायरेक्टली इजी लैंग्वेज में बोले तो हवा में उड़ने वाला करंट होता है। हमारे मोबाइल फोन से हवा में उड़ने वाला करंट निकलता है। फैराडे ने सबसे, सॉरी मैक्सवेल आपका क्रिकेट प्लेयर नहीं, आजकल आईपीएल चल रहा तो खुश हो जाएंगे, अच्छा बोले सर मैच खेलने वाला मैक्सवेल, बोले सर ये रिसर्च भी करता है कि घर में बैठ के। सो दैट वाज डिफरेंट, ये क्रिकेट प्लेयर वाला मैक्सवेल अलग है। तो मैक्सवेल ने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमारे मोबाइल फोन से जो निकलता है ये हवा में उड़ने वाला अल्टरनेटिंग करंट होता है बोले। और जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म है, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म। खैर वो सब मत समझो, वो हायर क्लासेस में पढ़ाने वाले सब्जेक्ट्स और पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। लेट अस नाउ सी, ये था फैराडे का मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या था ये? मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल सी फैराडेज कॉइल एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है फैराडेज कॉइल एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडेज कॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया माइकल फैराडे ने? तो उन्होंने एक सोलेनॉइड कॉइल लिया ऐसा, है ना। एक्चुअली ये सिलेंडर किसी प्लास्टिक के पाइप पर भी लपेटा जा सकता है। वी कैन आइदर टेक अ हॉलो मतलब कॉइल, या इसके अंदर कोई प्लास्टिक का गोल पाइप हो सकता है, पाइप के ऊपर वायर लपेटेंगे, इंसुलेटिंग पाइप के ऊपर। और यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कनेक्ट किया, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन। वी नो बड़ा लाइन इज ऑलवेज the positive terminal and छोटा line is the negative terminal. Understood? बारिश आ रही है, क्या मजेदार सीन है बाहर, एंजॉय करो। ओके चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। तो सी पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इट इज द नेगेटिव टर्मिनल, और ये है स्विच। ठीक है, अभी मैं स्विच ऑफ रखता हूँ, मुझे करंट ना लग जाए कहीं। सो ये हो गया। इसी के बाजू में या चाहे तो एक ही पाइप पर वी कैन शो दैट देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, प्लास्टिक पाइप, एक पाइप इसके अंदर से जा रही है। सो दिस इज अ इंसुलेटेड पाइप ना, ये अपन इसको अपने मन से नाम दे देते हैं, दिस इज प्लास्टिक पाइप, हॉलो पाइप। प्लास्टिक है, पेपर का रहेगा, खड्डे का रहेगा, तो भी इंसुलेटेड होना चाहिए, है ना। प्लास्टिक से हमारा मेन एम ये है कि इट शुड बी एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? तो वी विल डू वन थिंग, यहाँ पर और एक
कॉइल लेंगे, सोलेनॉइड कॉइल, और ऐसा कर देंगे एंड यहां पर हम कनेक्ट करेंगे। अब मैं गैल्वेनोमीटर का नाम ले लेता हूं, है ना, तब तक बल्ब से काम चलाएंगे। सो लेट मी राइट द गैल्वेनोमीटर। ये क्या चीज है? GALVANO, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो इट इज अ वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव यानी हल्का सा भी, थोड़ा सा भी मिली एम्पियर करंट भी फ्लो हो गया तो उसका काटा डिफ्लेक्शन लेता है। और उसका जीरो कहाँ रहता है? तो गैल्वेनोमीटर का जीरो रीडिंग इधर रहता है, 0 एम्पियर। अभी करंट नहीं है तो 0 मिली एम्पियर, और यहाँ रहेगा सपोज 1 मिली एम्पियर, यहाँ रहेगा 2 मिली एम्पियर, मैं 2 तक ही लिखता, यहाँ रहेगा -1 मिली एम्पियर, या यहाँ भी लिख देता 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। माइनस प्लस नहीं लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। लिखूँ क्या? -1 मिली एम्पियर, -2 मिली एम्पियर। माइनस का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एक बार लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज में जाता है करंट, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्ट करंट में क्या होता है मालूम है? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वायर में से भागते 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 ऐसा सीधे सीधे एक ही इलेक्ट्रॉन भाग, यानी एवरी इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, वो टक्कर होती है उसकी। बट कहने का मतलब है कि डायरेक्ट करंट जो था, बैटरी से जो करंट मिलता है हमको सेल या बैटरी से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भागता है वायर में। इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डायरेक्ट करंट बैटरी या सेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह भागता है। लेकिन ये जो अल्टरनेट, यहाँ जो करंट बनेगा, इंड्यूस होगा, वो करंट में क्या होगा मालूम है? इलेक्ट्रॉन ऐसा पूरा चक्कर मार के घूमता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ऑसिलेशंस करता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? ऑसिलेशंस। ये मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको। ऑसिलेशंस यानी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी वायर में जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, वो अपनी अपनी जगह ऑसिलेशन, जैसे घड़ी का पेंडुलम कैसा करता है, लेफ्ट में राइट में जाता है, टिंग टिंग टिंग, लेफ्ट राइट जाता है। सिमिलरली इससे अल्टरनेटिंग करंट में जो के समय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, अपनी जगह लेफ्ट राइट हिलते हैं। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, एक डायरेक्शन में आ रहा तो नेगेटिव। जैसे ये घड़ी का पेंडुलम होता है ऐसा, इसका क्या होता है? ये ऐसा चलता है ना, राइट में लेफ्ट राइट टिंग टिंग ऐसा। तो राइट में जा रहा था, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, लेफ्ट में जा रहा था, एक्स डैश जा रहा। और आपको मालूम यहाँ के नंबर्स कैसे रहते हैं? -1 -2 -3। इधर के नंबर्स क्या लिखते हैं आप? एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे +1 +2 +3। सो राइट वाली चीज को प्लस माना जाता है और लेफ्ट वाली चीज को माइनस माना जाता है। इसीलिए करंट को भी हमने प्लस और माइनस नाम दे दिया। और यहाँ जो करंट बनता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव जाता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा फैराडे वाला, ये अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट यानी जो करंट एक बार क्लॉकवाइज में जाता, फिर एंटी क्लॉकवाइज में जाता, फिर क्लॉकवाइज में जाता, फिर एंटी क्लॉकवाइज में जाता, यानी करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। क्यों होता है? तो वो थोड़ी देर पहले अपन ने जो मैग्नेट वाला था एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट को पास में लाओ तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता, मैग्नेट को दूर ले जाओ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता। फिर नॉर्थ पोल पास में आता तो करंट अलग डायरेक्शन में वापस जा रहा था, अलग डायरेक्शन में। फिर नॉर्थ पोल पास में आ रहा था, अलग डायरेक्शन में, नॉर्थ वापस जा रहा था, अलग डायरेक्शन में। यानी मैग्नेट के एक पोल के हमारे पास में दूर आने से करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था डिटेल में समझाओ तो आपने मना किए थे, इसलिए मैंने वो आपको नहीं समझाया और सिलेबस में भी नहीं हो। नाउ सी, अब फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने जल्दी से यहाँ, ये गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी एक टाइप का आप जिसको कुछ भी नहीं मालूम उसको समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ये एमीटर है। हालांकि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं, उसमें पैरेलल रेजिस्टेंस लगा के छोटा वाला। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे? तो इट इज सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब हल्का सा भी करंट फ्लो हुआ, मिली एम्पियर में भी करंट अगर फ्लो हो रहा तो उसका काटा डिफ्लेक्शन है। इट्स पॉइंटर में शो डिफ्लेक्शन। सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या काम में आता? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। इसको करंट गिनने के लिए ज्यादा यूज नहीं करते। कितना गिन सकता है? कुछ मिली एम्पियर तक करंट गिन सकता, इससे ज्यादा करंट ये गिन नहीं सकता। कॉइल इसका जल जाता है, गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल जाता है अगर ज्यादा करंट पास किए तो। इसीलिए इससे करंट गिनने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसको डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो करंट
चेक करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, जैसे ही ये बैटरी आपको मालूम है, जैसे ही फैराडे ने स्विच ऑन किया, ध्यान से समझना ये बात, जैसे ही फैराडे ने यहां स्विच ऑन किया तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। कितना होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। जगह साइड में लिखो। मान लो यहां से कितना करंट मिल रहा है हमको, कितना करंट है टोटल, तो 10 एम्पियर से समझो। 10 नहीं, एक काम करते हैं, हाँ चलो 10, 1 एम्पियर। पहले करंट चालू होगा तो चालू होते बराबर एकदम से 10 नहीं हो जाएगा, पहले 1 एम्पियर रहेगा, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे करंट बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? 10 एम्पियर। और करंट क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है। और आपको मालूम है, और यहाँ करंट काय में से फ्लो हो रहा है? सोलेनॉइड कॉइल में से, वायर में से फ्लो हो रहा है। एंड हम पढ़ चुके हैं कि जब सोलेनॉइड कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो व्हाट हैपेंस टू द सोलेनॉइड कॉइल? इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। इसमें से करंट फ्लो होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट मैंने आपको बताया था, जिधर नेगेटिव रहता है उधर नॉर्थ पोल बन जाता है ना। जिधर नेगेटिव रहता है वहाँ नॉर्थ पोल बन जाता है, और जिधर पॉजिटिव टर्मिनल रहता है उधर साउथ पोल बन जाता है। मैंने आपको करंट का डायरेक्शन से समझाया था, ऐसा बना के, है ना, नॉर्थ एंड साउथ ऐसा बता के, ऐसा बना के समझाया था। तो सी उतना याद मत रखो, नेगेटिव यानी नॉर्थ, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिज्म भी इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। तो पहले इसमें से कितनी लाइन पास होगी? तो सपोज इसमें से एक लाइन पास हुई, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, फिर और करंट 2 एम्पियर हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो आ गई, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। करंट 3 एम्पियर हो तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती, मेरे डायग्राम जल्दी जल्दी ड्रॉ करने में इंटरसेक्ट हो गई तो गलती माफ करना। नाउ सी, फिर करंट 4 एम्पियर होगा तो और ज्यादा, देयर विल बी मोर लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, है ना। लाइंस क्यों बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है आपके? लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। सच में रियल लाइफ में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ऐसा फैराडे ने कहा। मेरे ड्रॉ करने में इंटरसेक्ट हो गए होंगे तो उसको नेग्लेक्ट करो, बिकॉज टाइम कम है, क्लास का खत्म होने का टाइम आ रहा है, मुझे फास्ट में समझाना ही है। तो एज द करंट इज इंक्रीजिंग थ्रू द कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल में करंट बढ़ रहा है, तो करंट के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा रहती है और क्राउडेड रहती है, तो यहाँ लाइंस बढ़ रही है। तो लाइंस बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? 10 हो गई लाइंस। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही थी, जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही थी। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की परछाई इस पर पड़ी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाजू वाले कॉइल में भी गई, है ना। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल। जिसमें बैटरी कनेक्टेड है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ये कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। तो हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा, पहले इंक्रीज हो रहा करंट, तो जब करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हुई, और वो लाइंस इस पे जाके टकराई ये सेकेंडरी कॉइल पर। सो ड्यू टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड हियर आल्सो। और पहले लॉ में हम पढ़ चुके हैं, फैराडे ने क्या कहा, मैग्नेट वाले में भी हम पढ़ चुके हैं, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नियर अ कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। बात समझ गए? तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का कांटा घूमेगा, इट विल शो सम करंट, ये बताएगा कि भाई कुछ करंट जनरेट हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। और ये तो डायरेक्ट करंट है, इसकी करंट की वैल्यू पहले बढ़ते 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 10 एम्पियर होगी। उसके बाद क्या होगा? फिर करंट की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बिकॉज फुल वैल्यू होगी करंट की। तो अब जैसे इसकी फुल वैल्यू होगी 10 एम्पियर, तो करंट विल रिमेन कांस्टेंट एट 10 एम्पियर। 10 एम्पियर पर करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या नंबर सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इंक्रीज फर्दर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो रही आगे और डिक्रीज भी नहीं हो रही, तो ये गैल्वेनोमीटर का कांटा फिर से जीरो पर आएगा। कब डिफ्लेक्शन दे रहा था, कांटा कब इधर घूम रहा था? जब तक करंट बढ़ता रहा प्राइमरी कॉइल में, so long as the current kept on increasing in the primary coil,
द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इन द प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। अब करंट हो गया फुल, तो मैग्नेटिज्म भी हो गया फुल। अब मैग्नेटिज्म चेंज नहीं हो रहा, तो करंट इंड्यूस होना बंद हो गया इसमें, और कांटा फिर से जीरो पर आके रुक गया। फिर क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। जैसे स्विच ऑफ किया तो करंट क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर से 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 6 5 4 3 2 1, करंट कम कम होना चालू हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा करंट। तो जैसे स्विच ऑफ किए तो करंट कम कम होता है, 10 9 8 7 5 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, करंट डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। हम पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिडॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, करंट कम होकर जीरो हो जाएगा। जैसे करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब अपन मैग्नेट को पास में लाते थे कॉइल के तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती थी तो करंट इंड्यूस होता था, है ना, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट में। और जब अपन मैग्नेट को दूर ले जाते थे कॉइल से तो मैग्नेट को दूर ले जाते तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती थी, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट इंड्यूस होता है। क्यों होता है वो अपने सिलेबस में है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, तो अदरवाइज मैं आपको समझाता था लेंस लॉ वगैरह सब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं इसको, तो देखो जैसे स्विच ऑन किए मैग्नेट करंट बढ़ रहा तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही तो करंट इंड्यूस हुआ। जब करंट फुल हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो करंट भी इसमें नहीं इंड्यूस हो रहा। फिर इसको स्विच ऑफ किया तो करंट डिक्रीज होकर जीरो हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज होकर जीरो हो गया। करंट डिक्रीज होकर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होकर जीरो हो गई। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती रही तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ। सो जब तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी तब भी करंट इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती रहेगी तब भी करंट इंड्यूस होगा। और अगर इंक्रीज होकर फुल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, अब बाद में चेंज नहीं हो रही तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। डिक्रीज होकर करंट जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गई, कांस्टेंट जीरो, अब जीरो से चेंज नहीं हो रही तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। व्हेनेवर सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तभी इसमें करंट इंड्यूस होगा। और अगर मैं इसको फास्ट में ऑन ऑफ करते जाऊं तो क्या होगा, ऑन किया तो 1 2 3 4 10 तक बढ़ गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, ऑफ किया तो कम हो गई, ऑन किया तो बढ़ गई, ऑफ किया तो कम हो गई, ऑन किया तो बढ़ गई, ऑफ किया तो कम हो गई। तो अगर मैं जल्दी इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करूं, जल्दी ऑन ऑफ कर दूं तो करंट विल इंक्रीज डिक्रीज, और करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा और वो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। जब इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड तो करंट एक अलग डायरेक्शन में फ्लो होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में भागेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। सेकेंडरी कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज करते रहते, एक बार इधर भागेंगे, एक बार उधर भागेंगे, इधर उधर झूला झूलते, जैसे वो झूला होता है ना गार्डन में, सावन का झूला, खेलने का झूला, स्विंग होता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी स्विंग करते रहते हैं यहाँ पर। और उस स्विंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बोलो मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी आपको, हैव यू अंडरस्टूड इट? यहाँ पर भी फैराडे का सेकंड लॉ लगेगा। अगर मैं ऑन ऑफ धीरे ऑन ऑफ करता हूँ तो कम करंट इंड्यूस होगा, और अगर मैं यहाँ जल्दी ऑन ऑफ करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जल्दी इंक्रीज डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब जल्दी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। सो टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेल डन। Yes, so we will stop here, and in tomorrow's class we will study about alternating current. It is also a very good topic. आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, है ना, वो क्वेश्चन मुझे सोच के बताना। See, we have already studied electricity. हमको मालूम है जूल का लॉ क्या है, H is equal to I square RT. Heat produced is directly proportional to square of the current if resistance and time are the same. अब इलेक्ट्रिसिटी अपने नागपुर के पास कोराडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और नागपुर वालों को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, आपको भी बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, मुझे भी बहुत करंट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग करना है और लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ों को करंट चाहिए। मान लो पूरे नागपुर को 2 करोड़ एम्पियर करंट चाहिए, लेकर सपोज, तो अब इतने करोड़ एम्पियर करंट अगर कोराडी से नागपुर सप्लाई करेंगे तो करंट इतना ज़्यादा 2 करोड़ एम्पियर करंट है, तो हीट कितनी हो जाएंगी? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। इतनी सारी हीट हो जाएगी तो वायर तो जल जाना चाहिए और करंट नागपुर तक पहुँचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, तो वायर जल जाना चाहिए। फिर भी वायर क्यों नहीं जलता? और रिमेंबर, एक ही वायर से करंट आ रहा है,
ऐसा नहीं कि आपके घर के लिए अलग वायर आ रहा है कोराडी से नागपुर, आपके घर कोराडी से मेरे घर अलग आ रहा है, कोराडी से नागपुर तक एक ही वायर लेके आ रहा है करंट को, वहां से फिर अपने नागपुर में ट्रांसफार्मर से वो डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा कि वायर जल क्यों नहीं जाता, इतना सारा करंट लाके भी वायर जलता क्यों नहीं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज, बाय। This is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir.